नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीकली करंट अफेयर की सीरीज में हम लेकर आए हैं पॉलिटी की महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण। साथ में 20 एमसीक्यू यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेवल के, जिसमें डिटेल आंसर के साथ एनालिसिस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर इलेक्टोरल रोल चर्चा में क्यों है? जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया चर्चा का विषय रही। इसका उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। इस प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने पारदर्शिता, दस्तावेजों की आवश्यकता और मतदाताओं के नाम हटाए जाने जैसी आशंकाएं भी व्यक्त की हैं। पृष्ठभूमि: भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। यदि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों, डुप्लीकेट प्रविष्टियों या अपात्र व्यक्तियों के नाम बने रहे तो चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी कारण निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष समरी रिवीजन की जाती है, लेकिन जब व्यापक स्तर पर सत्यापन की आवश्यकता होती है तब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कराई जाती है। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया है जिसमें घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है। नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाते हैं, डुप्लीकेट एवं स्थानांतरित मतदाताओं की प्रविष्टियां हटाई जाती हैं। मतदाता सूची को नवीनतम एवं शुद्ध बनाया जाता है। निर्वाचन आयोग की भूमिका: भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। मतदाता सूची तैयार करने एवं उसका पुनरीक्षण कराने का कानूनी आधार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 तथा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 में दिया गया है। एसआईआर के उद्देश्य: मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना, फर्जी एवं डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाना, पात्र नागरिकों को मताधिकार सुनिश्चित करना, चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना। प्रमुख चुनौतियां: प्रवासी श्रमिकों का सत्यापन, दस्तावेजों की उपलब्धता, दूरदराज क्षेत्रों में घर घर सत्यापन, राजनीतिक विवाद एवं जनविश्वास बनाए रखना, समयबद्ध तरीके से पुनरीक्षण पूरा करना। निष्कर्ष: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और निष्पक्ष ढंग से संचालित की जाए तो चुनावों की विश्वसनीयता और नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास दोनों मजबूत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का मनोनयन चर्चा में क्यों है? जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा के लिए 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत किया है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को संसद में प्रतिनिधित्व देना है। पृष्ठभूमि: भारत की संसद द्विसदनीय है, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा संघ की स्थायी सभा है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में अधिकांश सदस्य राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि कुछ सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं जिन्होंने निम्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो: साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।
राज्यसभा की संरचना। अधिकतम सदस्य संख्या 250, निर्वाचित सदस्य 238, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12। वर्तमान में राज्यसभा की कार्यशील सदस्य संख्या 245 के आसपास रहती है, क्योंकि सभी सीटें हमेशा भरी हुई नहीं होती। नामांकित सदस्यों की भूमिका। इन सदस्यों का उद्देश्य केवल किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करना नहीं, बल्कि अपने अपने क्षेत्र के अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर संसद की कार्यवाही को समृद्ध बनाना है। ये विभिन्न विधेयकों, नीतियों, राष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। नामांकित सदस्यों के अधिकार। सदन में बोल सकते हैं, विधेयकों पर चर्चा कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, कुछ संवैधानिक अपवादों को छोड़कर संसदीय समितियों के सदस्य बन सकते हैं। सीमाएं। वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं, क्योंकि वे संसद के सदस्य होते हैं। निष्कर्ष। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले मनोनयन भारतीय लोकतंत्र की विशिष्ट विशेषता है। इससे संसद में ऐसे विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित होती है जो चुनावी राजनीति से बाहर रहकर भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यही व्यवस्था भारतीय संसदीय प्रणाली की को अधिक ज्ञान आधारित और संतुलित बनाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायपालिका में तकनीकी एवं डिजिटल न्याय पर बल। चर्चा में क्यों। जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का उद्देश्य न्यायाधीशों का स्थान लेना नहीं, बल्कि न्याय वितरण को अधिक तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। पृष्ठभूमि। भारत में करोड़ों मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। मुकदमों के निपटान में देरी भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रमुख चुनौती रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा ई समिति द्वारा न्यायालयों के डिजिटीकरण पर लगातार कार्य किया जा रहा है। डिजिटल न्यायपालिका। डिजिटल न्यायपालिका का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्यायिक सेवा को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके अंतर्गत ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग, डिजिटल आदेश एवं निर्णय, ई पेमेंट, एआई आधारित शोध उपकरण जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ई कोर्ट्स परियोजना। भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संचालित ई कोर्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य न्यायालयों को पूर्ण डिजिटलीकरण करना है। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य न्याय तक आसान पहुंच, मामलों के शीघ्र निस्तारण में सहायता, न्यायालयों में पारदर्शिता, कागज रहित न्यायालयों को बढ़ावा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। एआई का उपयोग न्यायिक शोध, पुराने निर्णयों की खोज, दस्तावेजों के विश्लेषण, केस प्रबंधन में किया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय केवल न्यायाधीश द्वारा ही लिया जाएगा। प्रमुख चुनौतियां। डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल विभाजन, एआई में संभावित पक्षपात, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी। सकारात्मक पक्ष। शीघ्र न्याय, पारदर्शिता, कम लागत में कमी, न्याय तक आसान पहुंच, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन। निष्कर्ष। डिजिटल न्यायपालिका भारत की न्याय प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि तकनीक का उपयोग न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ संतुलित रूप से किया जाना आवश्यक है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान और चुनावी पारदर्शिता को मजबूत करने पर जोर। चर्चा में क्यों है। 1 से 7 जनवरी 2026 के दौरान निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों की तैयारी के तहत मतदाता सूची की शुद्धता, मतदाता पहचान
तथा चुनावों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने पर विशेष बल दिया है। ये विषय विशेष ज्ञान पुनरीक्षण के संदर्भ में भी चर्चा में रहा है। पृष्ठभूमि: भारतीय निर्वाचन प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली है। प्रत्येक चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है केवल पात्र नागरिक ही मतदान करें, किसी मतदाता का नाम 2 बार दर्ज न हो, मत या स्थानांतरित व्यक्ति के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं, सभी नए पात्र नागरिकों का नाम समय पर जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य से आयोग समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण तथा पहचान सत्यापन अभियान चलाता है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख प्रयास: मतदाता सूची का डिजिटलीकरण। मतदाता सूची को डिजिटल रूप में अद्यतन किया जा रहा है जिससे त्रुटियों को कम किया जा सके। ऑनलाइन पंजीकरण: नए मतदाता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा अपने विवरण में संशोधन भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान: तकनीकी साधनों की सहायता से एक ही व्यक्ति के एक से अधिक पंजीकरण की पहचान की जाती है। घर घर सत्यापन: आवश्यक होने पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक को मतदाता सूची से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। चुनौतियां: फर्जी मतदाता प्रविष्टि, प्रवासी आबादी का पंजीकरण, डिजिटल साक्षरता की कमी, दूरस्थ क्षेत्रों में सत्यापन, मतदाता सूची के समय पर अद्यतन की चुनौती। निष्कर्ष: एक सटीक और अद्यतन मतदाता सूची स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है। तकनीक, पारदर्शिता और प्रभावी सत्यापन के माध्यम से निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों का विश्वास और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। चलिए अब इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभा तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। विस्तृत व्याख्या: कथन एक सही है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग निम्न चुनावों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करता है: लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यूपीएससी फैक्ट: पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाताओं के नाम हटाना, नए मतदाता जोड़ना, डुप्लीकेट नाम हटाना, घर घर सत्यापन करना। यह निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मतदाता सूची के निर्माण एवं पुनरीक्षण का प्रमुख कानूनी आधार कौन सा अधिनियम है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, डिलिमिटेशन एक्ट, इलेक्शन कमीशन एक्ट।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। विस्तृत व्याख्या। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ही मतदाता सूची के निर्माण, संशोधन, पुनरीक्षण और निर्वाचकों के पंजीकरण का मुख्य कानूनी आधार है। इस अधिनियम की धारा 21 विशेष रूप से प्रेजेंटेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार की जाती है तथा समय समय पर उसका पुनरीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? 324, 325, 326, 327। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। आर्टिकल 326 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक यदि कानून द्वारा अयोग्य घोषित न हो मतदान का अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर किसी नागरिक को मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 327। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 सभी नागरिकों को समान मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इन सदस्यों का चयन साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के आधार पर किया जाता है। सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ये प्रावधान अनुच्छेद 80 में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं, मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8, ई कोर्ट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायालयों का निजीकरण, न्यायालयों का डिजिटलीकरण, न्यायाधीशों की संख्या कम करना, उच्च न्यायालयों का पुनर्गठन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायालयों का डिजिटलीकरण। ई कोर्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य ई फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग, पेपरलेस कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीशों का स्थान ले सकता है। एआई का उपयोग कानूनी शोध एवं दस्तावेज विश्लेषण में किया जा सकता है। सही उत्तर केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। एआई न्यायाधीशों का स्थान नहीं ले सकता, अंतिम निर्णय न्यायाधीश ही देते हैं। एआई केवल सहायक उपकरण के रूप में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा प्रत्येक 5 वर्ष बाद भंग होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके लगभग एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके लगभग एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह स्थायी सदन है। इसके लगभग एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने या मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा सकता है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण केवल लोकसभा चुनाव से पहले ही किया जा सकता है। इस नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। कथन एक सही है। निर्वाचन आयोग आवश्यकता अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा सकता है। कथन दो गलत है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण केवल लोकसभा चुनावों से पहले ही नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है? पंचायत चुनाव कराना, नगर निगम चुनाव कराना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, जिला परिषद चुनाव कराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का चुनाव कराना। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव कराता है। पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद विषय। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 325 एक समान मतदाता सूची, अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। तीनों युग्म संविधान के सभी प्रावधानों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत मतदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनयन का आधार नहीं है? साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, न्यायपालिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यायपालिका। अनुच्छेद 80 के अनुसार साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? न्यायालयों का निजीकरण, न्यायालयों का डिजिटलीकरण, न्यायाधीशों की संख्या कम करना, उच्च न्यायालयों का पुनर्गठन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यायालयों का डिजिटलीकरण। ई कोर्ट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों को डिजिटल बनाना, ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और ऑनलाइन न्यायिक सेवा को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यायपालिका में उपयुक्त उपयोग है? कानूनी शोध, दस्तावेजों का विश्लेषण, अंतिम न्यायिक निर्णय देना। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक और दो।
एआई कानूनी शोध और दस्तावेज विश्लेषण में सहायक हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय न्यायाधीश ही देता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव की निष्पक्षता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? बड़ी जनसंख्या, आदतन एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची, अधिक राजनीतिक दल, अधिक मतदान केंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आदतन एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची। सटीक और आदतन मतदाता सूची स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा प्रत्येक 5 वर्ष में भंग होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सभी सदस्य प्रत्येक चुनाव से चुने जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 20 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती। राष्ट्रपति केवल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 मुख्यतः चुनावी विवादों से संबंधित है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 मुख्यतः मतदाता सूची के निर्माण से संबंधित है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्ट पीपल एक्ट 1950 मुख्यतः निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची से संबंधित है। दोनों अधिनियम समान विषय से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 मुख्यतः निर्वाचन क्षेत्रों एवं मतदाता सूची से संबंधित है। आरपीआई 1950 निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदाता सूची। आरपीआई 1951 चुनाव संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता, चुनावी अपराध, चुनावी याचिकाएं आदि। तो ये थे अब तक के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू डिटेल एनालिसिस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।